हाय वेलकम बैक टू अडेप्ट बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पाचन और अवशोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हुए थे विभिन्न प्रकार के पाचन अंगों के बारे में, तो आज के वीडियो में हम लोग जो है मुख्य रूप से पाचक ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, ये जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, ये पाचक ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। ठीक है, तीन प्रकार की होती है, जिसमें पहला पाचक ग्रंथि कौन सा हो जाता है? पहला हो जाता है लार ग्रंथि, यानी सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, पहला पाचक ग्रंथि कौन सा है? लार ग्रंथि। दूसरा कौन सा होता है? यकृत यानी लीवर। दूसरा लार ग्रंथि, यकृत, और तीसरा अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। ठीक है, ये तीन पाचक ग्रंथियां होती हैं। आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं तीन पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इनमें से सबसे पहला जो लार ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि है, चलिए हम लोग जानते हैं पाचक ग्रंथि के बारे में। ये जो लार ग्रंथि है, ये लार ग्रंथि कितने होते हैं? तीन जोड़े होते हैं। ठीक है, लार ग्रंथि तीन जोड़े होते हैं, तीन जोड़े। ठीक है, चलिए, ये तीन जोड़े लार ग्रंथियां हैं। तो इनमें से जो पहला लार ग्रंथि होता है, उसको कहा जाता है पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि। ठीक है, दूसरा जो लार ग्रंथि होता है, उसको कहा जाता है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो है तीसरा जो लार ग्रंथि होता है, उसको कहा जाता है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। सब लिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, सब लिंगुअल लार ग्रंथि है। ये तीन जोड़े लार ग्रंथियां हैं। अब ये तीनों के तीनों जो जोड़े लार ग्रंथियां हैं, इन तीनों लार ग्रंथियों से एक ही कार्य होता है, और वह होता है क्या चीज? लार स्रावित करना। इससे क्या स्रावित होता है? लार स्रावित होता है। ठीक है, लार स्रावित होता है। ठीक, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, तीनों प्रकार की लार ग्रंथि से एक ही कार्य होता है। क्या होता है? वह है लार स्रावित होना। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो है हम लोग लार के बारे में थोड़ा जानते हैं। चलिए, ये जो लार है ना, लार, लार, इसमें लगभग 99%, 99.2% क्या होता है? जल होता है। ठीक है, 99.2% जल होगा। 0.5% क्या होता है? 0.5% होता है खनिज लवण। 0.5% क्या होता है? खनिज लवण होता है। और 0.3% जो होता है, वह 0.3% में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? लार बनाते हैं। ये सभी के सभी क्या बनाएंगे? लार। अब लार का जो पीएच होता है, ये लार का पीएच कितना होता है? 6.8, है ना, ये औसत है। लार का पीएच 6.8 होता है। चलिए, इसमें जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? एमाइलेज होता है, जो क्या करता है? शर्करा का अपघटन करता है। ठीक है, शर्करा बोले तो स्टार्च का यह अपघटन करता है। तो चलिए हम इसके लोग जो बाद है हम लोग ह्यूमन लीवर के ह्यूमन बारे में लीवर के पढ़ते बारे में हैं। पढ़ेंगे। यह जो ह्यूमन लीवर है, मानव का जो यकृत होता है, मानव यकृत, यह मानव यकृत कहाँ स्थित होता है? ये मानव यकृत जो है, उदर के ऊपरी हिस्से पर दाहिनी ओर स्थित होता है। स्थित होता है। यह जो मानव हृदय है, इस मानव हृदय में मुख्य रूप से ना चार भाग होते हैं, जिसमें से
दायां लोब होता है, बायां लोब होता है ना, क्वाड्रेट होता है और साथ में कॉर्डेट होता है। ठीक है, ये 4 भाग होते हैं। इसका जो राइट भाग होता है ना, दाहिना भाग जो होता है, दाहिना भाग के नीचे क्या स्थित होता है? पित्ताशय स्थित होता है। पित्ताशय स्थित होता है और इस पित्ताशय में क्या बनता है? इस पित्ताशय के अंदर बनता है पितरस ना, इस पित्ताशय के अंदर पितरस बनता है और यह पित्ताशय जो है क्या है, ये एक नलिकाकार संरचना से जुड़ा होता है जिसे क्या कहते हैं? पित्तवाहिनी कहते हैं। पित्तवाहिनी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो पित्तवाहिनी है, ये पित्तवाहिनी जाकर के कहाँ मिलती है? ये पित्तवाहिनी जो है अग्नाशय, अग्नाशय नली में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, अग्नाशय नली में जाकर के मिल जाती है, जिससे क्या होता है, इस पित्त का जो रस होता है, पित्तरस जो होता है, वह अग्नाशय नली के माध्यम से जो है हमारे भोजन में जाकर के मिल जाता है। इससे जो पित्तरस स्रावित होता है, ठीक है, पितरस इससे जो स्रावित होता है, इस पितरस में मुख्य रूप से क्या होता है? बिलिरुबिन, बिलिरुबिन होता है, यूरोबिलिन होता है। ठीक है, ये मौजूद होते हैं और ये पित्त जो है, यह गाढ़े रंग का क्षारीय पदार्थ होता है। क्षारीय पदार्थ होता है। कैसा है? क्षारीय पदार्थ, जिसमें लगभग लगभग 86% क्या होता है? जल होता है। बाकी कार्बनिक पदार्थ, साथ ही साथ इसमें अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं। ठीक है, अब यह जो हमारा लीवर है, ये लीवर लगभग जो है 1.5 केजी का होता है और ये हमारे शरीर की ना सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो हम लोग यहाँ पर लीवर के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और हम इससे जुड़े हुए एक छोटा सा पित्ताशय के बारे में भी पढ़े और इससे स्रावित होने वाले पितरस के बारे में भी पढ़े। अब सवाल ये है कि ये जो पितरस यहाँ से स्रावित हो रहा है, यह करता क्या है, या लीवर का क्या काम होता है? चलिए देखते हैं। ये जो लीवर होता है ना, या इससे जो पितरस स्रावित होता है, पित्त रस, बाइल जूस, इससे जो बाइल जूस स्रावित होता है, यह बाइल जूस मुख्य रूप से क्या करता है भाई? वसा का पाइसीकरण करता है, वसा का पाइसीकरण करता है। ठीक है, दूसरा क्या काम करेगा भाई? तो दूसरा जो कार्य होता है ना, इसका दूसरा कार्य होता है कि ये जो अमाशय से आने वाले अम्लीय पदार्थ होता है, कौन सा? अम्लीय भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ, यह क्या करता है? इसको उदासीन बना देता है, उदासीन बनाता है, अर्थात जो है यह क्या किया, इस भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर दिया। कौन? पितरस। तो इस प्रकार से जो है, यह पितरस जो है हमारे भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए इसके बाद हम लोग जो है समझते हैं अग्नाशय के बारे में। यह अग्नाशय जो है ना, अग्नाशय को हम लोग जो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है दोनों रूपों में कार्य करता है, अर्थात यह एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी काम करता है और यह एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी कार्य करता है, अर्थात यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करता है और बाह्य स्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। इसीलिए इसे जो है हम क्या कहते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। तो यह जो हमारा पेनक्रियाज है ना, अग्नाशय है, तो यह अग्नाशय के क्या होते हैं? कुछ पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट्स होते हैं भाई? तो सबसे पहला पार्ट इसमें जो है हम लोग देख पा रहे हैं,
ये इसका हेड कहलाता है, ये इसका मिड कहलाता है ना, ये इसका टेल कहलाता है, या फिर भी मिड को हम लोग बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसके 3 पार्ट है। अब इसके जो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, यहाँ पर हमें ना कुछ शाखाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, कुछ शाखाएं हमें दिखाई देती हैं, इन शाखाओं को जो है हम लोग जो है देखते हैं इसकी क्या संरचना होती है। तो इन शाखाओं में हमें कुछ इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये पेनक्रिएटिक डक्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये पेनक्रिएटिक डक्ट जो हम देख पा रहे हैं, इस पेनक्रिएटिक डक्ट से हमें कुछ संरचनाएं यहाँ पर जुड़ी हुई दिख रही हैं। तो यह जो संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं एक्नार्ड सेल कहलाता है, जो क्या है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड बोले तो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करेगा। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करते हुए यह क्या स्रावित करेगा, इसमें क्या उपस्थित होता है, तो इसमें अग्नाशयी रस होता है। अग्नाशयी रस, पेनक्रिएटिक जूस होता है। अब ये पेनक्रिएटिक जूस क्या करता है भाई, यह पेनक्रिएटिक जूस में क्या क्या संरचनाएं, तो ये जो अग्नाशयी रस होते हैं, इस अग्नाशयी रस में क्या होता है, 9.8 90 सॉरी 98% इसमें जो है 98% क्या होता है, जल होता है। 1.5% क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, और 0.5% जो है इसमें अकार्बनिक पदार्थ होता है। अकार्बनिक पदार्थ होता है, और यह इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसमें से मुख्य रूप से क्या, उसमें मुख्य रूप से होता है ट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन, इसके अलावे एमाइलेज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेसेज, न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लिएजेज, ये सब के सब इसमें उपस्थित होते हैं। किसमें, अग्नाशयी रस में। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं हमारे भोजन में, उनका ये अपघटन करते हैं। इसके बाद हम लोग जो है इसी में एक और संरचना देख पा रहे हैं, है ना, ये जो हम लोग एकिनार सेल देख रहे हैं, इसके बीच बीच में ये यहाँ पर इस तरह की सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे हम लोग मैग्नीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की जो संरचना हमें देख पा रही है, यह संरचना क्या कहलाती है भाई, ये संरचना आइसोलेट्स कहलाती, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अब ये जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, यह किस रूप में काम कर रहा है, यह एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम कर रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम कर रहा है, और इसमें ना अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, लाइक अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं ना, इसके अलावा गामा सेल्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, तो हमें स्पेशली जो पढ़ना है वो पढ़ना है अल्फा और बीटा सेल्स के बारे में। तो यहाँ पर इसके आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के दो जो सेल हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। ये अल्फा सेल क्या करता है, यह अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन सेक्रेट करता है, ग्लूकागोन स्रावित करता है। वहीं पर ये जो अल्फा सेल होता है, यह अल्फा सेल क्या करता है, इंसुलिन स्रावित करता है। ठीक है, ये ग्लूकागोन क्या करता है,
सबसे पहले तो ये जान लीजिए, हम लोग जो भोजन लेते हैं ना, वह भोजन क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना। उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और ये ग्लूकोज जितना यूज होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, वो यूज हो जाता है, एटीपी को बनाने में यूज हो जाता है। लेकिन जो बच जाता है वह कहाँ चला जाता है, हमारे लीवर में चला जाता है, और लीवर में जाने के बाद किस रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में जमा हो जाता है। तो ये ग्लूकागोन क्या करता है, यह ग्लूकागोन जो है ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजन का अपघटन करता है। ग्लाइकोजन का क्या करेगा, अपघटन करता है। और वहीं पर हम इंसुलिन की बात करें तो यह इंसुलिन जो है, इंसुलिन क्या करेगा, यह ग्लूकोज का अपघटन करता है, ठीक है, ग्लूकोज का अपघटन करता है। क्लियर। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे भोजन की खराब आदतों के कारण, या तो हम समय पे भोजन नहीं करते हैं, या फिर अटपटा चीजें खाते रहते हैं, तो इसके कारण हमारा पेनक्रियाज सही से काम नहीं कर पाता है, और ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, सॉरी इंसुलिन की कमी हो जाती है। और ये इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो इंसुलिन क्या कर रहा था, ग्लूकोज का अपघटन कर रहा था। लेकिन इंसुलिन की जब कमी हो गई तो अब वह ग्लूकोज का अपघटन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, यह ग्लूकोज का लेवल जो है हमारे बॉडी में बढ़ने लग जाएगा। और ग्लूकोज का लेवल जब हमारे बॉडी में क्या होगा, बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा, ग्लूकोज, ठीक है। इस ग्लूकोज का लेवल जब हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा तो इसके कारण क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति में क्या हो रहा है, इंसुलिन कम बन रहा है। तो जब मधुमेह में क्या होता है, मधुमेह का मतलब क्या, ग्लूकोज का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाना। और ग्लूकोज का लेवल जब काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या लेना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग जो है, तो आज के वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के बारे में पढ़े। अब इस चैप्टर से का एक वीडियो और होगा जिसमें हम लोग पाचन की क्रिया को पूर्ण रूप से पढ़ने वाले हैं, मानव में पाचन किस प्रकार से होता है, उसके जो स्टेजेस होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये पांचों चरणों को हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे कल के वीडियो।